हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मंडे एग्जाम टारगेट पर। यहाँ पर हम देखेंगे सुपर टेट के लिए मॉडल पेपर में हमारा यहाँ पर 3 सब्जेक्ट जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, 3 सब्जेक्ट वो कवर करेंगे। सीडीपी पहला हमारा सब्जेक्ट होगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये बाल विकास का। दूसरा होगा आपका हिंदी का सब्जेक्ट। तीसरा सब्जेक्ट आपका है यहाँ पर जीएस से रिलेटेड। ठीक है, तो ये 3 सब्जेक्ट का कलेक्शन यहाँ पर हम लोग देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। और सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाला ये सब्जेक्ट है। और आपका एक दूसरा चैनल है जिस पर हम करंट अफेयर कवर करेंगे, वनडे एग्जाम्स 2.0। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन जो सही नहीं है, विकल्प आप सभी के सामने है। आप लोग ऑप्शन चूज करिए और जल्दी से रिप्लाई करिए। हमेशा जब भी मॉडल पेपर आप लोग सॉल्व कीजिए, ये सोच करके सॉल्व कीजिए कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं। एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं और आपके सामने क्वेश्चन पेपर रखा गया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा कि कौन सा कथन सही नहीं है। पहले कथन की तरफ चलते हैं। वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है। जो माता पिता से गुण होते हैं वो संतान में ट्रांसफर हो जाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। कोई व्यक्ति है वो वातावरण के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करता है, वातावरण उस पर क्या प्रभाव डालता है, यानी कि दोनों का इफेक्ट पड़ता है। विकास जो है प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतर्क्रिया, मतलब प्राणी कहने का मतलब वही उसके आनुवंशिक गुणों और वातावरण दोनों के मेल का है, दोनों के इंट्रैक्शन का परिणाम होता है, जो व्यक्ति की पर्सनालिटी लास्ट में बनती है। अब यहाँ पर चौथे विकल्प पर भी चलते हैं। माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है। बिल्कुल, जो सिंपल सी बात है, जो उनके गुण होते हैं वो बच्चों में चले आते हैं, चाहे वो मानसिक गुण हो चाहे शारीरिक हो। साथ साथ में कमियां भी, जो कुछ भी है माता पिता से बच्चों को मिल जाता है। अब यहाँ पर विकल्प हमारा सी से होता है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। जो वंशानुक्रम होता है ये कथन सत्य नहीं है, क्योंकि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। पूर्ण योग है, ना कि शोधन। पूर्ण योग है ये, ना कि शोधन। बात समझ में आ रही है? वंशानुक्रम पूरी तरीके से आपका ट्रांसफर होता है, ये इसमें आप शोधन नहीं कर सकते, इसे मॉडिफाई नहीं कर सकते, इसे और अच्छा नहीं कर सकते। जैसा है वैसा ही आपको मिलेगा, जीन में चेंजेस नहीं हो सकते। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला हमारा प्रश्न है, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अब प्रेरणा, समायोजन, सीखना या चिंतन है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है। देखिए, अभी अनुभव के द्वारा, एक्सपीरियंस के द्वारा बिहेवियर में जो चेंज हो जाता है, हमने कुछ सीखा, एक्सपीरियंस किया, चीज़ें जानते थे लेकिन उसे हमने अनुभव से सीखा, फिर हमारे व्यवहार में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। इसी को गेट्स ने सीखना कहा, लर्निंग कहा है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? आत्मकेंद्रित प्रवृत्ति, अहंकारी प्रवृत्ति, नार्सिज्म की प्रवृत्ति या हिप्नोटिज्म की प्रवृत्ति। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है। नार्सिज्म की प्रवृत्ति कहते हैं इसे। मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने, आपको पता होगा, यूनानी पौराणिक कथा के आधार पर स्वप्रेम की भावना के लिए नार्सिसिज्म अर्थात अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किया था। ये शब्द जो दिया है ये फ्रायड ने दिया है, ठीक है। और आपको बता दें, जो पौराणिक कथा है, पौराणिक कथा में नार्सिसिस्ट, आपको बताते हैं यहाँ पर, नार्सिसिस्ट नामक व्यक्ति को अपने शरीर से प्रेम करते हुए दिखाया गया है। और इस तरह की भावना शिशु में उच्च स्तर की होती है, और इसी नार्सिसिस्ट से बन गया है नार्सिसिज्म। ठीक, अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है आप सभी के लिए। एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को फटाफट से लाइक करेंगे, दोस्तों में लिंक को शेयर कर देंगे। और अगर आप एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो वनडे एग्जाम टारगेट चैनल के साथ जरूर जुड़िए। क्वेश्चन है, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है
मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। फिल इन द ब्लैंक का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। विकल्प यहां पर हमारा कौन सा सही होगा? क्षेत्र, मौसम, वातावरण, जलवायु। वेरी गुड, यहां पर हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी, वातावरण। देखिए, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। वातावरण का कार्य इन जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। जो मनुष्य की बुद्धि होती है आगे की पीढ़ी में वो ट्रांसफर होती है कि कैसी बुद्धि थी वही आगे की पीढ़ी में भी पहुंचती है। लेकिन जो वातावरण होता है इस जन्मजात योग्यता का, यानी कि जो बुद्धि का ट्रांसफर हुआ, इसका विकास वातावरण करता है। ठीक है, वंशानुक्रम के द्वारा मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में ट्रांसफर होती है। यहाँ पर ये वंशानुक्रम का प्रभाव हुआ कि जो आगे की पीढ़ी में ट्रांसफर हो रही है बुद्धि, लेकिन वातावरण द्वारा जो जन्मजात योग्यता है इसके लिए उपयुक्त एनवायरनमेंट, उपयुक्त कंडीशन, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। उसी के अनुसार हम सीखते हैं। हम जो कुछ भी अब सीख रहे हैं वो वातावरण की वजह से ही सीख रहे हैं। बुद्धि जो मिलनी थी मिल गई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को हम क्या कहते हैं? पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को फिल इन द ब्लैंक क्या कहा जाता है? प्रामाणिक विचलन का मान, केंद्रवर्ती प्रमाप का मान, सहसंबंधी, या फिर समूहज प्रतिशत प्रतिनिधि का मान। पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को हम कहते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाता है, ऑप्शन बी, केंद्रवर्ती प्रमाप का मान। ठीक है, केंद्रवर्ती प्रमाप का मान जिसमें आपका माध्य आता है, मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, माध्य, माध्यिका, और क्या होता है? बहुलक, बहुलक, ये सभी आते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सी विशेषता आंतरिक अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? देखिए, जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चे होते हैं ये चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं। बिल्कुल, उनके अंदर इतनी प्रेरणा रहती है, अंदर से इतने मोटिवेटेड फील करते हैं कि ये चुनौतीपूर्ण कार्य को करना पसंद करते हैं। वे हमेशा सफल होते हैं, हमेशा सफल होते हैं। वे कार्य के समय आनंद अनुभव करते हैं। बिल्कुल, वे कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल, ऑप्शन आपका यहाँ पर जो बी है, वे हमेशा सफल होते हैं, ये आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। देखिए, ये वैसे किसी के लिए भी सही नहीं, वे हमेशा सफल होते हैं। यदि किसी बालक द्वारा स्वयं कार्य करने का प्रयत्न किया जाता है तो बालक आंतरिक रूप से अभिप्रेरित कहलाता है, अभिप्रेरित होता है। इसी को हम कहते हैं आंतरिक अभिप्रेरित बच्चा। मतलब उसका खुद से करने का मन कर रहा है, अंदर से उसका मन कर रहा है। हम खाना तो रोज बनाना मतलब जैसे खाना रोज बनाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ डिशेज ऐसी होती है जिसे हम खुद से बनाने का मेरा मन करता है कि हाँ इसे ज़रूर बनाना चाहिए। हम पढ़ते हैं, हमारे लिए पढ़ना मजबूरी है, लेकिन कभी कभी ऐसा टॉपिक हमें मिल जाता है, कुछ न्यूज़पेपर में आर्टिकल ऐसा मिल जाता है जो हम अंदर से पढ़ना चाहते हैं, रियल कभी खोज ही रहे होते हैं उसे, तो अभिप्रेरित होते हैं उसे पढ़ने के लिए, उसकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए। ऐसे ही तो इस तरह के बालक में प्रायः चुनौतीपूर्ण कार्य करते समय आनंद उठाने और कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करने की विशेषता पाई जाती। इस तरह के बालक हमेशा सफल हों ये आवश्यक नहीं है। इवन कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान कुछ भी कर रहा हो तो जरूरी नहीं वो हमेशा सफल हो। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आद्योपांत अध्ययन करना चाहिए हमेशा। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? प्लेटो, अरस्तु, रूसो या रॉस? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, रूसो है। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आद्योपांत अध्ययन करना चाहिए। ऑप्शन सी सही हो जाता है, रूसो। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? बालक का, अध्यापक, अभिभावक या फिर प्रशासक का? ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? वेरी गुड, ऑप्शन ए सही हो जाता है। सब कुछ बालक पर ही आधारित है। बाल मनोविज्ञान बालक को ही ध्यान में रख करके तैयार कराया गया। बाल मनोविज्ञान के अनुसार
शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान बालक का होता है। वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा दी जा रही है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा, शिक्षण पद्धति, शिक्षण की जो भी स्ट्रैटेजी है, किस तरीके से पढ़ाना है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रख के पढ़ाना, मतलब सब कुछ बालक के ही हिसाब से प्रस्तुत किया जाएगा और उसी बालक के हिसाब से ही निर्धारित किया जाएगा कि कैसे हमको कौन सी शिक्षण विधि अपनानी है, कौन सा तरीका अपनाना है, और ठीक है, ये सारी स्ट्रैटेजी कौन सी हमें फॉलो करनी है, बच्चे के अनुसार ही चलाई जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट है, सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति में है? सामान्य से विशेष की तरफ आप किस में बढ़ते हैं? आगमनात्मक होता है या फिर निगमनात्मक, या फिर ए और बी दोनों, या कोई नहीं? विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, निगमनात्मक पद्धति। निगमनात्मक पद्धति, देखिए निगमनात्मक तर्क के अंतर्गत आप सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलते हैं, सामान्य से विशिष्ट की तरफ, सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलते हैं। या फिर हम इसे एक और नाम दे सकते हैं। आपसे अगर कभी पूछा जाए सामान्य से विशेष के अलावा नियम से उदाहरण की तरफ, नियम से उदाहरण की तरफ चला जाता है। और आपको बताएं यहाँ पर नियम से उदाहरण की तरफ, जैसे कोई भी नियम, आपका मैथमेटिक्स वगैरह में नियम दे दिया गया, आप एग्जाम्पल की तरफ आप आराम से बढ़ सकते हैं। और आगमनात्मक में क्या होता है, लास्ट में आप नियम की तरफ बढ़ते हैं, नियम निकालते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, एक और प्रश्न इससे रिलेटेड पूछा जाता है जो निगमनात्मक पद्धति होती है, इसमें जो नवीन समस्याएं होती हैं, नवीन समस्याएं हल की जाती हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया कि नवीन समस्याओं को हल करने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो नई समस्याओं को, नवीन समस्याओं को हल करने की सबसे उपयुक्त विधि है निगमनात्मक पद्धति, निगमनात्मक तर्क। क्लियर हो गया? वेरी गुड। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर हमारा हिंदी का पोर्शन स्टार्ट होता है। आप लोग ध्यान से अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? पूछा जा रहा है कौन सी ध्वनि है जो महाप्राण नहीं है। अब देखिए इसमें से तीन होगी, एक नहीं है। चलिए जल्दी से बताइए कौन सी महाप्राण नहीं है। वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, ज ध्वनि महाप्राण ध्वनि नहीं है। महाप्राण ध्वनियों के उच्चारण में हकार, आप सभी जान रहे हैं, हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से रहती है। और इसमें जो वायु होती है, वायु यानी कि श्वास अधिक मात्रा में लगती है। यहां पर आपको बता देते हैं महाप्राण जो ध्वनि होती है प्रत्येक वर्ग का दूसरा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। प्रत्येक वर्ग मतलब का वर्ग हुआ, तो का वर्ग में कौन कौन से आएंगे? का वर्ग के अंतर्गत आता है आपका का, ख, ग, घ, अंगा। तो दूसरा खा हो गया, चौथा का, ख, ग, घ, चौथा घ हो गया। तो ख और घ ये क्या होंगे? महाप्राण। तो यहाँ पर ख हो गया, घ हो गया, ये महाप्राण है। और यहाँ पर देखिए ये झ किस में आ रहा है? च, छ, ज, झ। तो ये चौथा वर्ण ये भी हो गया, लेकिन ये ज क्या है? तीसरा है, तो ये महाप्राण नहीं है, क्योंकि दूसरा और चौथा ही हर वर्ग का होता है महाप्राण। बात समझ आ गई? तो विकल्प आपका यहाँ पर सी हो जाता है सही, ये महाप्राण नहीं है। और अल्पप्राण में क्या होता है? जस्ट इसका अपोजिट होगा। अल्पप्राण ध्वनियों में अपेक्षाकृत, अपेक्षाकृत किससे? महाप्राण की अपेक्षा कम वायु प्रयुक्त होती है। प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा, पांचवा और साथ ही साथ में या, रा, ला, वा, ये अल्पप्राण ध्वनियां हैं। दूसरा चौथा के बाद क्या बचता है? पहला, तीसरा, पांचवा, पांच ही होते हैं ना वर्ग में, तो पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण हो गया और ये हो गया महाप्राण। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है। दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है? दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है? दो विपरीत उद्धरण चिन्ह लगता है या फिर योजक, विस्मयादि बोधक, प्रश्नवाचक चिन्ह? विकल्प कौन सा सही होगा? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कौन सा है? विकल्प कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, योजक चिन्ह। देखिए जो दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगता है, ठीक है। आपको यहां पर बताते हैं जो विराम का शाब्दिक अर्थ होता है
शाब्दिक अर्थ होता है रुकना होता है। विराम का शाब्दिक मतलब क्या होता है? रुकना होता है। कौन सा पूछा जा रहा है? दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है? विराम का मतलब होता है रुकना। तो पाठक के भावबोध को सरल और आसान सुबोध बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिससे मतलब वो भाव अच्छे तरीके से समझ सके और फिर अच्छे तरीके से ये ऐसा पढ़े कि दूसरे को भी समझ में आ जाए, और जो लिखा गया है वही पढ़े, भाव के साथ पढ़े। नहीं तो जब भी आप विराम नहीं लगाएंगे, ये नहीं लगाएंगे, कोई भी नहीं रुकेंगे, आप उसको एक लाइन से पढ़ते चलिए तो उसका भाव, उसका अर्थ, उसका मतलब सब बेकार हो जाता है, निकलता ही नहीं है। तो जब एक ही शब्द दोहराया जाता है अथवा दो शब्द पृथक दिखाना होता है तो वहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको बता दें, जैसे विराम चिन्हों का जो विवरण है, उद्धरण चिन्ह है, उद्धरण में एकल उद्धरण होता है इस तरीके से, और अगर दोहरा उद्धरण होता है तो इस तरीके से लगाया जाता है, ये चिन्ह होता है। विस्मयादि बोधक में होता है ऐसे चिन्ह लगाया जाता है, प्रश्नवाचक में क्वेश्चन मार्क ऐसे होता है, और योजक चिन्ह में डैश का प्रयोग होता है, इस तरीके से ये चिन्ह लगाया जाता है। क्लियर है? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को पहचानिए। आशीर्वाद, आजीविका, शुद्ध शब्द को पहचानना है, तो पहचानिए। पढ़ने में तो शुद्ध ही निकलेगा वैसे। विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? शुद्ध। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है। शुद्ध शब्द है आजीविका है। ठीक है, अब यहाँ पर ये आशीर्वाद नहीं लिखा, लेकिन हमने पढ़ा था आशीर्वाद, ये लिखा है आशीर्वाद लिखा है, तो आशीर्वाद क्या होगा? आशीर्वाद ऐसे होगा। ठीक है, आशीर्वाद, और मैक्सिमम जगह पर लिखा रहता है आशीर्वाद ही लिखा रहता है, अध्ययन नहीं है, अध्ययन है। ठीक, ऊनी नहीं है, ऊनी है। ठीक, कभी कभी अशुद्ध में आजीविका को ऐसे लिखा रहता है, पहली बात तो आजीविका लिखा रहता है, और फिर कभी कभी आजीविका छोटी की मात्रा हो जाती जा पर। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में संज्ञा शब्द है, निम्न में संज्ञा शब्द कौन सा है? संज्ञा पूछा जा रहा है। वेरी गुड, ऑप्शन ए सही हो जाता है, गंगा है। हमेशा हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, जब से ग्रामर पढ़ना स्टार्ट किया तब से यही पढ़ते हैं, पहले स्टार्ट होता है संज्ञा। जब भी कभी चाहे इंग्लिश का ग्रामर हुआ चाहे हिंदी का ग्रामर हुआ तो उसमें हम पहले पढ़ते हैं संज्ञा। पहले तो ग्रामर की स्पेलिंग बताई जाती है इंग्लिश में, और उसके बाद अच्छा आप ग्रामर की स्पेलिंग बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो उसके बाद हम संज्ञा की डेफिनेशन रखते हैं। कौन सी डेफिनेशन? किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं मुख्यतया: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक में राम, गंगा, ये सभी, और फिर उसके बाद जातिवाचक में नदी हुई, पर्वत हुआ, देश, महासागर, ये सभी। द्रव्यवाचक में बात करते हैं तो सोना, चांदी, तेल, पानी, घी, ये सब हो जाता है। समूहवाचक में आ जाता है वर्ग, आ जाता है पुलिस, सेना, परिवार। भाववाचक में मिठास, बुढ़ापा, भोलापन, दया, नारित्व, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो सभी के एग्जाम्पल मैंने बताया, आपको कैटेगरी भी बता दी। तो संज्ञा है, ऑप्शन ए सही हो जाता है, गंगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, वह बहुत अच्छा लड़का है, इसमें वह कौन सा सर्वनाम है? है तो सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। वह है सर्वनाम, लेकिन ये कौन सा? निश्चय, अनिश्चयवाचक, या फिर संबंधवाचक या निजवाचक? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, निश्चयवाचक। वो बहुत अच्छा लड़का है, इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम के द्वारा किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के निश्चयता का बोध होता है वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए सही हो जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, उसने कटोरा भर दूध पिया। उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? उसने कटोरा भर दूध पिया, इस वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? चलिए जल्दी से बताइए, विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, भर है।
दिए गए वाक्य में वह शब्द अव्यय है। अव्यय शब्दों को हम और किस नाम से जानते हैं? अविकारी शब्दों के नाम से जानते हैं। अविकारी शब्द, क्योंकि लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण इनमें, इनके रूप में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। इनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। क्लियर है? वेरी गुड। अगले प्रश्न पर चलेंगे। नेक्स्ट है पुल्लिंग वाचक शब्द छांटिए। पुल्लिंग वाचक शब्द आपको छांटना है। कैमरा, पायल, प्लेट या फिर तलवार। ऑप्शन यहां पर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही हो जाता है, कैमरा। ये सभी पायल हुआ, प्लेट हुआ, तलवार हुआ, ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग होता है, दूसरा होता है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग ऐसे शब्द होते हैं जिनसे पुरुष जाति का बोध होता है। राम, काला, ये सभी। स्त्रीलिंग ऐसे शब्द जिनसे स्त्री जाति का बोध होता है, स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे सीता हुआ, काकी हुई, ये सारी चीज़ें। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, और इसके एग्जाम्पल में भी है पायल, प्लेट, तलवार स्त्रीलिंग, पुल्लिंग में कैमरा। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानना है। अपूर्ण भूतकाल कौन सा है? अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, रामू खाना खा रहा था। रामू खाना खा रहा था। भूतकाल, था लगा है तो भूतकाल होगा। खाना खा रहा था, खाना भी खत्म नहीं हुआ, चल रहा है। रामू खाना खा रहा था, ये हो गया अपूर्ण भूतकाल। ठीक है। अच्छा, माँ खाना बना चुकी है। माँ खाना बना चुकी है, ये पूर्ण वर्तमान काल है। बना चुकी है पूरी तरीके से, ये वर्तमान, पूर्ण वर्तमान काल है। मुझे बाहर जाना है, वर्तमान काल है ये। हम घूमने जाएंगे, ये भविष्य काल है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक करते रहिए, फटाफट से। एकदम से एनर्जी होनी चाहिए, जोश होना चाहिए, जो कि आप में बिल्कुल भी नहीं है। और पता नहीं कैसे आपने एकदम से सोच रखा कि एक सीट आपको लेनी ही लेनी है। क्या इसी एनर्जी के साथ, इसी जोश के साथ, इसी जुनून के साथ आपको एक सीट लेनी है? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है राजा सेवक को कंबल देता है। इस वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? ध्यान से इसकी रिप्लाई करनी है आपको। संप्रदान कारक, कर्ता कारक, कर्म या फिर संबंध कारक। राजा सेवक को कंबल देता है। वेरी गुड। ऑप्शन यहां पर हमारा ए सही हो जाता है, संप्रदान कारक है। राजा सेवक को कंबल देता है, इसमें राजा से कंबल अलग होकर के सेवक के पास जाता है, अर्थात इसमें क्या है? संप्रदान कारक है। देखिए, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द के रूप को हम कहते हैं संप्रदान कारक। क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है। अगले प्रश्न पर, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द तत्सम है आपको बताना है। इसमें प्रिय तत्सम है। प्रिय का तद्भव क्या होगा? प्रिय। मोर, ये है तद्भव, इसका तत्सम क्या होगा? मयूर। चार, इसका क्या होगा? चतुर्थ। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तब अब यहां पर आपको तद्भव बताना है। तद्भव, उल्लास, उच्छ्वास, निश्वास, उजास। वेरी गुड। विकल्प यहां पर हमारा डी सही हो जाता है, उजास। ऑप्शन डी सही हो जाता है, उजास। उजास शब्द तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा? इसका तत्सम होगा उज्ज्वल। और उज्ज्वल कैसे लिखा जाएगा? आधा दो ज रहेगा, ध्यान रखिएगा। और अन्य तद्भव और तत्सम जो है, यहाँ पर देखिए, उल्लास का क्या होगा? ये उल्लास, उच्छ्वास, निश्वास, ये सभी क्या है? ये तत्सम है। अब यहाँ पर देखिए आप, उल्लास का क्या होगा? हुलास। इसका तद्भव क्या होगा? हुलास होगा। उच्छ्वास का उसास होगा। ठीक है। और उच्छ्वास का क्या होगा? आपको मैंने बताया, उसास। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कौन तुर्की शब्द नहीं है? पूछा जा रहा है कि कौन सा तुर्की शब्द नहीं है।
बावर्ची, बेगम, डेरा या फिर दरोगा। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, डेरा। ऑप्शन सी, डेरा। कौन तुर्की शब्द नहीं है? डेरा तुर्की शब्द नहीं है। तुर्की शब्द बावर्ची है, बेगम है, दारोगा है, यहाँ पर बेगम, दरोगा। और आपको यहाँ पर बताते कुछ उर्दू शब्द जो पूछा जाता है। उर्दू शब्द में कालीन, ये पूछा जाता है बहुत। कैंची, कुली, ठीक है, कुली हो गया। और पूछा जाता है चेचक, तलाक, चालाक, चाबुक, ये सभी आपके उर्दू शब्द हैं। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाची है? संबंधवाची शब्द कौन सा है? देव, देवी, दैवी या फिर देवता। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, दैवी। हिंदी में किसी शब्द के संबंधवाची आशय से मतलब है उसके साथ ईय प्रत्यय जब लग जाता है। कौन सा प्रत्यय? ईय प्रत्यय लगने से होता है। ईय प्रत्यय लगने से इनकी प्रकट होता है संबंधवाची है कि नहीं है। तो दैवीय में देखिए, दैव, धन, ईय, ठीक है, तो क्या हो जाता है? दैवीय हो जाता है। क्लियर हो गया? दैवीय। अब जैसे यहाँ पर अगर एग्जाम्पल में लिखा रहेगा मानवीय, तो क्या ये संबंधवाची है कि नहीं है? बिल्कुल है। मानव प्लस ईय जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? मानवीय। जातीय, एक और एग्जाम्पल आपका जातीय। जातीय में जाति, जाति प्लस ईय लगेगा तो क्या हो जाएगा? जातीय हो जाएगा। तो ये भी संबंधवाची शब्द है, मानवीय, जातीय, दैवीय। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, प्रवृत्ति का विलोम शब्द आपको बताना है। प्रवृत्ति का विलोम शब्द, वृत्ति, अनावृत्ति, निवृत्ति, सद्वृत्ति। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, निवृत्ति। प्रवृत्ति का विलोम शब्द है निवृत्ति है। प्रवृत्ति और वृत्ति, ये देखिए, प्रवृत्ति और वृत्ति ये दोनों समानार्थी शब्द हैं जिनका मतलब होता है आदत। ये दोनों समानार्थी हैं, एक ही अर्थ दे रहे हैं, आदत होता है। अब यहाँ पर सद्वृत्ति का अर्थ होता है अच्छी आदत, अच्छी आदत, ठीक है। निवृत्ति का मतलब होता है छुटकारा, कहते हैं ना निवृत्त हो गया, शुद्ध भले नहीं बोलते, वो होता है कि निवृत्त हो गया, निवृत्ति, ठीक है। तो बोलते हैं ना कि ये ऐसा काम कर दिया, अरे भैया इससे निवृत्त हो गया हम, तो ये यही है निवृत्त, मतलब छुटकारा मिल गया। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? अनाथ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? बेसहारा, यतीम, अनाड़ी या फिर निराश्रित। ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, अनाड़ी। अनाथ के जो पर्यायवाची हैं इसमें आता है बेसहारा, यतीम, निराश्रित, अनाड़ी। ये अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। अनाड़ी का क्या मतलब होता है आप सभी जानते होंगे, तो आप ही लोग बताएं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आप सभी के लिए है, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना, देखिए, अज अजन्मा, अज अजन्मा, इसका दूसरा अर्थ आपको बताना है। मतलब इसका मतलब क्या होगा? अज अजन्मा का मतलब क्या होता है, फिर उसके अनुसार चारों विकल्प में से कौन सा सही होगा। आप लोग समझ गए हों तो रिप्लाई करिए, नहीं समझ गए होंगे तो बस 4 सेकंड के बाद हम आपको बताने वाले हैं। चलिए जल्दी जल्दी से रिप्लाई करते रहिए। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, ईश्वर। अज अजन्मा का अर्थ होता है जिसका कभी जन्म और मृत्यु ना हो, जिसका कभी जन्म और मृत्यु ना हो। अर्थात ईश्वर का ना तो जन्म होता है और ना ही मृत्यु। मैंने कहा इसका आप अर्थ पहले जानिए। अज अजन्मा का मतलब होता है जिसके कभी जन्म और मृत्यु से मतलब ना हो, यानी कि जिसका कभी जन्म और मृत्यु ना हो। अर्थात फिर यहाँ पर आपको विकल्प की तरफ जाना था। अर्थात ईश्वर का ना तो जन्म होता है ना ही मृत्यु, ठीक है। तो इसका मतलब किससे रिलेट कर रहा था? ईश्वर से। अगले प्रश्न पर चलेंगे। नेक्स्ट है, किसी वस्तु या व्यक्ति को ना अपनाना। वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन आपको करना है।
किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना, वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द का चयन आपको करना है। बहिष्कार, परिष्कार, तिरस्कार या फिर परोपकार। वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, बहिष्कार। किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना, इसके लिए उपयुक्त शब्द बहिष्कार है। परिष्कार ये किसे कहते हैं? परिष्कार जब स्वच्छ और शुद्ध करने की प्रक्रिया होती है। परिष्कार मतलब होता है किसी चीज को शुद्ध और स्वच्छ बनाने की प्रक्रिया। और तिरस्कार किसे कहते हैं? तिरस्कार जब बेइज्जती करके त्यागा जाता है, यानी कि उपेक्षा पूर्वक त्यागने को हम कहते हैं तिरस्कार। परोपकार किसे कहते हैं? किसी की भलाई या हित करने की क्रिया, किसी की भलाई या हित करने की प्रक्रिया को हम परोपकार कहते हैं। परोपकार किसे कहते हैं? किसी की भलाई और हित करने की प्रक्रिया, किसके बारे में अच्छा सोचने की प्रक्रिया, किसी का उद्धार करने की प्रक्रिया, उद्धार नहीं, हित करने की प्रक्रिया, ये सही शब्द है। हिंदी में शब्दों का चयन बहुत जरूरी, वो भी ग्रामर के पोर्शन में। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलेंगे। यथोचित का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। यथोचित का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। विकल्प आप सभी के सामने, आप लोग आराम से इसे ध्यान से देखिएगा। और साथ ही साथ में ये भी बताना है इसमें संधि कौन सी है, यथोचित में संधि कौन सी है। तो सबसे पहले तो इसका संधि विच्छेद ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है, यथाधन उचित है। यथाधन उचित, इसमें संधि कौन सी है? गुण संधि। कैसे भाई? जब आ के साथ ई या ई हो तो ए और उ ये हो तो इसका क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। देखिए आ गुण संधि के बारे में आपको बता रहे हैं। जब आ या आ, छोटा आ या बड़ा आ, इसके साथ जब ई या बड़ी ई हो जाता है तो इसकी जगह पर क्या आ जाता है? ए आ जाता है। और जब आ और आ के साथ ऊ या ऊ आता है तो इसमें ओ हो जाता है। और री होता है तो इसका अर हो जाता है। ऐसे ही हम गुण संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए यथोचित ना, यहाँ पर देखिए बड़ा आ आया और साथ ही में ऊ आता है, प्लस ऊ। मैंने आपको बताया आ के बाद अगर ई आता है तो ए हो जाता है, ऊ आता है तो ओ हो जाता है, री का अर हो जाता है। तो यहाँ पर आ के बाद ऊ आता है, छोटा ऊ, तो क्या हो गया? ओ हो गया। तो आ और ऊ मिलकर के ओ बनाते हैं। तो यहीं पर मात्रा आप देखिए यथोचित में ओ की मात्रा है। यथोचित हो जाता है कि नहीं हो जाता? आ और ऊ मिलकर यहाँ पे बना लेते हैं ओ की मात्रा, बन जाता है यथोचित और हो जाता है यहाँ पर गुण संधि। एक एग्जाम्पल और आपको बता देते हैं जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए देवेंद्र, देव धन इंद्र, देव यहाँ पर आ प्लस ई मिलकर के क्या बनाया? ए। तो देवेंद्र हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पर? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है मृगनयन में समास है। मृगनयन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष या फिर द्वंद्व समास। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, कर्मधारय है। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष से संबंध हो तो कर्मधारय समास कहलाता है। ठीक है, जैसे मृगनयन, मृग के समान नयन, कमल नयन, कमल के समान नयन। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है शायद पिताजी आ जाएं, किस प्रकार का वाक्य है? शायद पिताजी आ जाएं किस प्रकार का वाक्य है? आज्ञार्थक, संदेहार्थक, इच्छार्थक या फिर संकेतवाचक। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, संदेहार्थक। जिन वाक्यों से संदेह या फिर संभावना व्यक्त होती है उन्हें हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। शायद, शायद लगा है ना, संदेह जताया जा रहा है, संभावना व्यक्त की जा रही है। तो दिए गए वाक्य में पिताजी के आने की संभावना व्यक्त हो रही है, इसलिए यह संदेहवाचक वाक्य है। क्लियर? वेरी गुड। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? हास्य रस, शांत, अद्भुत या फिर बीभत्स। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, अद्भुत। विस्मय अद्भुत रस का स्थायी भाव है।
और यहाँ पर आपको बता दें शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है, बहुत पूछा जाता है। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? तो शांत रस का। और हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास है। और बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? बीभत्स रस का है जुगुप्सा। जुगुप्सा जिसे हम घृणा कहते हैं। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 12, 14, 16 या फिर 18? ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है। चौपाई, देखिए चौपाई क्या है? चौपाई सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद है। चौपाई में 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं। सममात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है। अगला प्रश्न, आंसू पीकर रह जाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंसू पीकर रह जाना, इस मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। आंसू बहने न देना, अन्न के अभाव में आंसू से भूख मिटाना, गुस्सा होना या फिर चुपचाप दुख सह लेना। सही जवाब दिया आप लोगों ने। आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का अर्थ होता है चुपचाप दुख सह लेना। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलें। गुस्सा होना, यहां पर लाल पीला होना होता है। लाल पीला होना इसका अर्थ होता है गुस्सा होना। भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? उपेंद्र नाथ अश्क, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश। ऑप्शन बी जगदीश चंद्र माथुर। भोर का तारा ये एकांकी है, इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर की और कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिसमें है कोणार्क, ओ मेरे सपने, पहला राजा, ये सभी। अगले प्रश्न पर चलेंगे। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? हिंदी है, संस्कृत है, तमिल है या फिर संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से ये संबंधित है? आप सभी उत्तर जान गए होंगे, विकल्प आपका डी से हो जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं शामिल हैं सभी से संबंधित ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ज्ञानपीठ, जो भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, ये आप सभी जानते हैं। और ये पुरस्कार 8वीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भाषाओं में दिया जाता है। और इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 1965 में हुई थी, 1965 में हुई थी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमारा जीएस का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। जीएस का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, जनरल स्टडीज़ का। तो आप लोग जल्दी जल्दी से रिप्लाई करते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्लास होती है। आप लोग ज्वाइन कीजिए और अपनी एक सीट को पक्की करिए, अच्छा स्कोर कीजिए एग्जाम में, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमेशा से हमने बताया है कि एक भी पैसा नहीं लगेगा कभी भी किसी भी चीज़ का, एकदम से फ्री सेवा। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, वह कौन सा स्थान है जहाँ अंतिम मुगल बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? रंगून, ग्वालियर, आगरा या फिर दिल्ली? ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, रंगून। देखिए 1857 का जो विद्रोह हुआ था, तो 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया। ठीक है, उसे हडसन ने रंगून निर्वासित किया। किसके द्वारा? हडसन। इसे हडसन के द्वारा रंगून निर्वासित किया गया, जहां पर 1862 में 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है। तो विकल्प आपका यहाँ पर ए सही हो जाता है, रंगून। इसमें से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? ये सारे जितने प्रश्न आप देख रहे हैं डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग इसे ज्वाइन कीजिए, अच्छे तरीके से रिप्लाई करते रहिए। और इतने इनएक्टिव होकर के रिप्लाई करेंगे तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला। इतनी फास्ट रिप्लाई करिए, इतनी फास्ट रिप्लाई करिए कि मैं पीछे रह जाऊं। इतनी फास्ट रिप्लाई करिए, मुझसे आगे बढ़िए। मैं हमेशा चाहती हूँ मेरे स्टूडेंट हमसे आगे बढ़े। टीचर हमेशा उसी दिन खुश होता है जब उसका बच्चा सफल होता है या फिर वो उससे आगे बढ़ जाता है, उसे क्वेश्चंस करता है, उसे पछाड़ता है, उसे पीछे करता है। आप लोग तो अभी बहुत पीछे हैं। क्वेश्चन की तरफ आइए।
ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है 1909, 1909। भारत सचिव जॉन मार्ले और वायसराय लॉर्ड मिंटो ने सुधारों का भारतीय परिषद एक्ट, भारतीय परिषद एक्ट 1909 पारित किया। भारतीय परिषद एक्ट 1909 पारित किया, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। ठीक है। और आपको बता दें 25 मई को विधेयक पारित हुआ। कब पारित हुआ? 25 मई को। 25 मई को विधेयक पारित हुआ और 15 नवंबर, कब? 15 नवंबर 1909 को राजकीय अनुमोदन के बाद लागू हो गया। 15 नवंबर 1909 को राजकीय अनुमोदन के बाद लागू हो गया। ठीक है। और इस एक्ट के अंतर्गत केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडल के आकार और उनकी शक्ति में वृद्धि की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका जो प्रमुख उद्देश्य था, मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन पद्धति प्रदान करके सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना था। इसका जो मतलब मेन उद्देश्य था, ये नहीं था, बल्कि ये था, इसका मुख्य उद्देश्य मुसलमानों को, मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन पद्धति प्रदान करके सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना था। तो किस वर्ष ये अधिनियमित किया गया? ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही हो जाता है 1909 में। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया? भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, के आर नारायण या फिर एन संजीव रेड्डी? ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? ध्यान से आपको देख करके रिप्लाई करना, और ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, आपको पता होगा। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, एन संजीव रेड्डी। ठीक है। 1977 से 1982 इनका कार्यकाल, 1977 से 1982 के बीच इनका कार्यकाल रहा, और इस कार्यकाल में एन संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति चुने जाने वाले भारत के पहले और अब तक के इकलौते राष्ट्रपति हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन जब भी निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में आता है तो इनसे रिलेटेड ऑप्शन आपका एन संजीव रेड्डी ही सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? आप लोग जल्दी से रिप्लाई करते रहिए। विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, राष्ट्रपति। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के विषय में प्रावधान किया गया है, और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आपसे अगर पूछा जाए कि निर्वाचन आयोग के विषय में प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया, संविधान के किस अनुच्छेद में, तो आप क्या बताएंगे? अनुच्छेद 324, 324। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा है? वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? वेरी गुड। विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, 21 जून। ऑप्शन सी सही हो जाता है, 21 जून। देखिए, सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, और इस कारण इन क्षेत्रों में अधिक ऊष्मा की प्राप्ति होती है। अधिक ऊष्मा की प्राप्ति इसी वजह से होती है। और उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु होता है। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सम्मुख होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। क्लियर हो गया? उम्मीद है कि क्लियर हो चुका होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, सबसे छोटा दिन आपको बताना है। वहां पर आपको सबसे छोटा, हमने पूछ लिया वर्ष का सबसे लंबा दिन, अब आपको यहां पर बताना है वर्ष का सबसे छोटा दिन। ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं है? सवाना घास के मैदान निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में नहीं है? अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया? विकल्प यहां पर हमारा कौन सा सही होगा? इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं है? ऑप्शन यहां पर हमारा कौन सा सही होगा? अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में से विकल्प आपका बी सही हो जाता है, यूरोप। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को हम सवाना घास का मैदान कहते हैं। सबसे पहली बात तो ये, जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं उन्हें हम कहते हैं सवाना घास के मैदान। तो महाद्वीपों में सवाना घास के मैदान अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है।
जो सवाना ग्रासलैंड्स हैं इनमें बिखरे हुए पेड़ों के साथ शुष्क घास का मैदान और आमतौर पर बहुत सूखे मौसम में ये पाए जाते हैं। तो ये यूरोप में स्थित नहीं होते। ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है, यहाँ पर पूछा जा रहा नहीं है। जब भी आप क्वेश्चन पढ़िए पूरा आपको पढ़ना है जिससे कि आपको है या नहीं है क्या पूछा जा रहा है आपका क्लियर हो सके। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आप सभी के लिए, भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है? ऑप्शन कौन सा सही होता है? रामेश्वरम, मिनिकॉय, कार निकोबार या फिर ग्रेट निकोबार? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने मैप से पढ़ाई की होगी, ज्योग्राफी, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप बता सकेंगे, या फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है डी, ग्रेट निकोबार द्वीप। भारत का जो सबसे बड़ा एकल द्वीप है ये है ग्रेट निकोबार द्वीप। भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? ग्रेट निकोबार के नाम से जाना जाता है। भारत का जो दक्षिणतम द्वीप है, दक्षिणतम द्वीप, ये ग्रेट निकोबार के नाम से जाना जाता है, ग्रेट निकोबार। ठीक है, जिसका दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु कितना है? 6 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश है, जिसे हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, जिसे हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। जबकि प्रायद्वीप भारत का मुख्य भूमि से जो दक्षिणतम बिंदु है उसे हम केप केमोरिन के नाम से जानते हैं, केप केमोरिन के नाम से जानते हैं। क्लियर है? इंदिरा पॉइंट और केप केमोरिन दोनों में अंतर है और मैंने आपको डिटेल में बताया। जो एकदम से दक्षिणतम बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट, जबकि प्रायद्वीपी भाग, जो प्रायद्वीपी ये भारत है, इसका जो मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु है ये है केप केमोरिन होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? आसान सा प्रश्न है। केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या गुजरात? ऑप्शन डी सही हो जाता है, गुजरात है। भारत के कुल 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। इनमें 5 सबसे बड़ी तट रेखा वाले राज्य क्रमशः आपको हम बताते हैं, ठीक है, अवरोही क्रम में। सबसे बड़ा आपको पहले देखने को मिलेगा गुजरात है, पहले नंबर पर है गुजरात। इसकी जो तटरेखा की लंबाई है 1214.70 किलोमीटर है। फिर उसके बाद आते हैं आंध्र प्रदेश है दूसरे नंबर पर, इसकी जो तटरेखा की लंबाई है 973.70 किलोमीटर। फिर तमिलनाडु है, तमिलनाडु इसकी है 906.90 किलोमीटर। फिर आते हैं महाराष्ट्र पर, महाराष्ट्र की है 652.60 किलोमीटर। फिर आते हैं केरल पर, केरल की है 569.70 किलोमीटर है। तो ये है 5 शीर्ष तटरेखा वाले राज्य मैंने आपको बताया और तटरेखा की लंबाइयां भी मैंने बता दी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, नर्मदा की अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? नर्मदा की अतिरिक्त दूसरी कौन सी नदी है? बेतवा है, ताप्ती, महानदी या फिर सोन? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, सोन नदी है। सोन, इसको हम स्वर्ण नदी भी कहते हैं, स्वर्ण नदी। ये गंगा के दाहिने तट की मुख्य सहायक नदी है, गंगा के दाहिने तट की ये मुख्य सहायक नदी है, जिसका उद्गम अमरकंटक पठार नर्मदा के स्रोत के समीप से होता है। ठीक है, पूछा गया ना कि दूसरी नदी कौन सी है नर्मदा के अतिरिक्त जो अमरकंटक से निकलती है, तो ये भी अमरकंटक पठार से निकलती है, स्वर्ण नदी। और ये स्वर्ण नदी की लंबाई है 784 किलोमीटर है। ठीक है, और आपको बता दें लगभग 1000 वर्ष पूर्व, 1000 वर्ष पूर्व यह पटना के समीप गंगा से मिलती थी। कहाँ पर? पटना के समीप ये गंगा से मिलती थी, लेकिन इसका जो संगम है निरंतर पश्चिम की ओर खिसकता जा रहा है, निरंतर ये पश्चिम की ओर खिसकता जा रहा है, यानी कि ये पटना से थोड़ा सा दूर हटता जा रहा है, इसका संगम गंगा में जो मिलने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे सांख्यिकी का जनक कहा जाता है? सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। R.A. फिशर, पियर्सन, बोडिंगटन या फिर बॉलिको? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, R.A. फिशर को कहा जाता है। सर रोनाल्ड एलेमर फिशर या फिर R.A. फिशर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, तो इन्हें कहा जाता है सांख्यिकी का जनक। ठीक है,
इन्हें आधुनिक आंकड़ों का जनक भी माना जाता है। आधुनिक आंकड़ों का जनक करके भी पूछा जाए तब भी आप आर्य फिशर पर ही टिक करेंगे, आधुनिक आंकड़ों का जनक। जबकि भारत में सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है? भारत में सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है? भारत में सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो भारत में सांख्यिकी का जनक कहा जाता है पीसी महालनोबिस को कहा जाता है। ठीक है, पीसी महालनोबिस को कहा जाता है। क्लियर हो गया? सर रोनाल्ड फिशर को सांख्यिकी का जनक कहा जाता है और इन्हें आधुनिक आंकड़ों का भी जनक कहा जाता है। जबकि भारत में सांख्यिकी का जनक माना जाता है पीसी महालनोबिस को माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? साइंस से रिलेटेड कुछ जीएस के क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पर, स्टैंडर्ड लेवल के। निम्नलिखित में से सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? वायु, जल, हीरा या कांच का? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, हीरा का। देखिए, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने प्रारंभिक मार्ग से विचलित हो जाती है, या तो इधर या तो थोड़ा सा इधर, मतलब ये अभिलंब से थोड़ा सा दूर हटती है या फिर अभिलंब की तरफ आती है। तो वायु का जो अपवर्तनांक होता है 1.001 होता है, जल का 1.33, हीरा का 2.4 और कांच का 1.5 होता है। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक इसमें किसका है? ऑप्शन सी, हीरा का। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हीरा का 2.4 होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हमारा अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर की खोज किसने की? स्पेंगलर, जी मार्कोनी, माइकल फैराडे या फिर हंट? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, माइकल फैराडे। ट्रांसफार्मर की खोज माइकल फैराडे के द्वारा की गई। ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लिख देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर यह कार्य करने वाला यंत्र है, जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा एसी के विद्युत वाहक बल या वोल्टता को कम या अधिक किया जाता है, या निम्न जो विभव की एसी होती है इसको उच्च विभव की एसी में बदल सकती है। क्लियर हो गया? सारे पॉइंट हमने जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यहाँ पर क्लियर कर दिए। इससे ज़्यादा इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती? ऑक्सीकरण। ऑप्शन सही हो जाता है आपका ए, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। ये जो ऑक्सीकरण है ये ऐसी एक केमिकल रिएक्शन आप कह सकते हैं, ऐसी रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई परमाणु या आयन एक या अधिक इलेक्ट्रॉन का ये परित्याग कर देता है। जब इलेक्ट्रॉन का परित्याग करता है यानी कि इलेक्ट्रॉन इसमें कम हो जाता है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके उच्च धनात्मक अवस्था या निम्न विद्युत ऋणात्मक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है कोई भी परमाणु या आयन। बात समझ में आ रही है? जैसे सोडियम है, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन, ये इसका परित्याग ये सोडियम परमाणु कर चुका होता है, तो ये फिर सोडियम पॉजिटिव आयन में एक धनात्मक चार्ज में ये परिवर्तित हो जाता है। क्लियर है? वेरी गुड। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, नींबू में एसिड जो पाया जाता है उसका नाम आपको बताना है। नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? नींबू में कौन सा एसिड? लैक्टिक, मैलिक, सिट्रिक या फिर टार्टरिक एसिड? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, ऑप्शन सी, सिट्रिक एसिड या फिर साइट्रिक एसिड। देखिए, जो साइट्रिक एसिड होता है ये दुर्बल कार्बनिक अम्ल होता है। ठीक है, दुर्बल कार्बनिक एसिड होता है जो नींबू, संतरे और आप कह सकते हैं अन्य खट्टे फलों में पाया जाता है। जो लैक्टिक एसिड होता है ये किस में पाया जाता है? लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है। टार्टरिक एसिड ये इमली में पाया जाता है और जो मैलिक एसिड होता है ये सेब में पाया जाता है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, क्लोरोफिल
क्लोरोफिल जलाया जाए तो कौन सा तत्व शेष बचेगा? क्लोरोफिल जब जलाया जाए तो कौन सा तत्व शेष बचेगा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। या फिर ये पूछा जाता है क्लोरोफिल में जो सेंटर तत्व होता है वो कौन सा होता है? सोडियम है, मैग्नीज है, आयरन है यहाँ पर और मैग्नीशियम है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है डी, Mg। जो फर्डहरिम होता है क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल इसकी भस्म में मैग्नीशियम Mg पाया जाता है, जो पौधों में प्रोटीन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण और वसा संश्लेषण क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। और इसकी कमी से पौधे क्या होते हैं? पीले पड़ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं क्लोरोसिस। क्या कहते हैं? क्लोरोसिस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज की हमारी क्लास हो जाती है कंप्लीट। करेंगे सभी क्वेश्चंस का एक बार जल्दी से सुपरफास्ट रिवीजन। लास्ट का हमारा सेशन होता है सुपरफास्ट रिवीजन का, और ये जो पोर्शन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आप सभी के लिए। तो जल्दी जल्दी से स्टार्ट करिए, रिप्लाई करना स्टार्ट करिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब यहाँ पर 4 कथन आपको दिया गया था, वंशानुक्रम और मेनली वातावरण के इंट्रैक्शन से रिलेटेड था। तो विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। साहचर्य का नियम कौन सा है? विकल्प यहाँ पर डी सही हो जाता है। ये सभी है, समानता, वैषम्य या फिर समीपता का नियम, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऑप्शन सी सही हो जाता है, सीखना। अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं? अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, नार्सिसिज्म, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है, फिल इन द ब्लैंक। इसका कार्य, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है, वातावरण का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। ऑप्शन सी सही हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन बी सही हो जाता है, केंद्रवर्ती प्रमाप का मान कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलेंगे। नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन सी विशेषता आंतरिक अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? कौन सी विशेषता आंतरिक अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? ऑप्शन बी सही हो जाता है, वे हमेशा सफल होते हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आद्योपांत अध्ययन करना चाहिए। ये कथन आपका है ऑप्शन सी, रूसो से रिलेटेड। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? ऑप्शन ए सही हो जाता है, बालक का। हमारा अगला प्रश्न है, सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति में है? ऑप्शन यहाँ पर बी हमारा सही हो जाता है, निगमनात्मक पद्धति। अगला प्रश्न है, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? ऑप्शन सी, ज। दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है? ऑप्शन बी, योजक चिन्ह। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को पहचानिए। शुद्ध शब्द, ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, आजीविका। अगला है, निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए, गंगा। अगला है, वह बहुत अच्छा लड़का है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए, निश्चयवाचक सर्वनाम। उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय कौन सा है? ऑप्शन सी सही हो जाता है, भर। पुल्लिंगवाचक शब्द आपको छांटना है। पुल्लिंगवाचक शब्द, विकल्प यहां पर हमारा ए सही हो जाता है, कैमरा। निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, रामू खाना खा रहा था। अगला प्रश्न है, राजा सेवक को कंबल देता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? यहां पर संप्रदान कारक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन ए, प्रिय। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव पूछा जा रहा है, विकल्प डी सही हो जाता है, जिसका तत्सम उज्ज्वल होता है। कौन सा तुर्की शब्द नहीं है? तुर्की शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी, डेरा। अगला, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाची है? आपको मैंने बताया, ऑप्शन सी सही हो जाता है, दैवीय। प्रवृत्ति का विलोम, ऑप्शन कौन सा सही होगा? प्रवृत्ति का विलोम, ऑप्शन सी सही हो जाता है, निवृत्ति।
निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? अनाथ का पर्यायवाची ऑप्शन सी अनाड़ी नहीं है। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ आपको बताना है। अज अजन्मा का मतलब क्या होता है? ऑप्शन डी ईश्वर। किसी व्यक्ति या वस्तु को ना अपनाना, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए बहिष्कार। अगला प्रश्न, यथोचित का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। ऑप्शन सी सही हो जाता है यथाधन उचित। अगले प्रश्न पर चलेंगे, मृग नयन में समास कौन सा है? ऑप्शन बी कर्मधारय समास। शायद पिताजी आ जाएं, शायद पिताजी आ जाएं किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी संदेहार्थक वाक्य। ऑप्शन बी सही हो जाता है। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे, नेक्स्ट है, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी अद्भुत। नेक्स्ट है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई के प्रत्येक चरण में विकल्प यहां पर हमारा सी सही हो जाता है 16। आंसू पीकर रह जाना, आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन डी चुपचाप दुख सह लेना। भोर का तारा, भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? भोर का तारा एकांकी के लेखक हैं ऑप्शन बी सही हो जाता है जगदीश चंद्र माथुर। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे, नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से ये संबंधित है। मतलब सभी भाषाओं के लिए जो 8वीं अनुसूची में भाषाएं सम्मिलित हैं उनसे रिलेटेड ये पुरस्कार दिया जाता है। वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल बादशाह, जहां पर अंतिम मुगल बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई? ऑप्शन ए रंगून में। मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई? विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है 11 मई 1857 को। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, जॉन मार्ले द्वारा तैयार किया गया मार्ले मिंटो सुधार निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? ऑप्शन ए सही हो जाता है 1909 में। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे, नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है एन संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा है? विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है 21 जून। अगला प्रश्न, इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं है? इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं है? ऑप्शन बी सही हो जाता है यूरोप। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है? ऑप्शन डी सही हो जाता है ग्रेट निकोबार द्वीप। भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? ऑप्शन डी सही हो जाता है गुजरात। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? ऑप्शन डी स्वर्ण नदी। निम्न में से किसे सांख्यिकी का जनक कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है आर.ए. फिशर। ऑप्शन ए सही होता है। अगला प्रश्न है, किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? ऑप्शन सी हीरा। ट्रांसफार्मर की खोज किसने की? ऑप्शन यहां पर हमारा सी सही हो जाता है माइकल फैराडे ने। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीडेशन। ऑप्शन ए। नींबू में एसिड पाया जाता है कौन सा? ऑप्शन सी सिट्रिक एसिड। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल जलाया जाए तो कौन सा तत्व शेष बचेगा? ऑप्शन यहां पर डी सही हो जाता है मैग्नीशियम। अगला प्रश्न, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज की ये पूरी मतलब क्लास कंप्लीट हो जाती है। मॉडल पेपर की क्लास कंप्लीट होती है जिसमें हम लोगों ने 3 सब्जेक्ट कवर किए हैं। एक सीटीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, दूसरा हिंदी, तीसरा था आपका सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज जीएस का पोर्शन। तो 3 सब्जेक्ट हम लोगों ने यहाँ पर कवर किए, तीनों बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट आपके हैं जिसमें आपको 100% नंबर अचीव करना है। ठीक है, तो इसी के साथ ही आज की क्लास यहाँ पर हो जाती है कंप्लीट। आपको कैसी लगी हमेशा की तरह अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और आपका ये रहा आज का सवाल, भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा? केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या गुजरात? ऑप्शन कौन सा सही होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। और आपका न्यू चैनल है जो मतलब करंट से रिलेटेड वन डे एग्जाम्स 2.0, इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको करंट से रिलेटेड वीडियोज़ देखने को मिलेंगी।
तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर।